था आप लोग को अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्जाम होगा साइंस सब्जेक्ट का 5 जुलाई को साइंस सब्जेक्ट का टर्म 2 एग्जाम होगा। तो टर्म 2 एग्जाम में एक बच्चा कमेंट किया था कि सर 5 नंबर क्वेश्चन वाला वीडियो बनाइए, 5 नंबर वाले क्वेश्चन का वीडियो बनाइए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का वीडियो हम लेके आए हैं। तो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, आएगा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, वो ट्रिक और टिप्स भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं दिखाता हूँ कितने लोग वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। देखिए कितने लोग देखे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ गतिज ऊर्जा को जो परिभाषा है उसको लिखने बोल रहा है और उसका व्यंजक प्राप्त करने बोल रहा है। तो कल के वीडियो में भी मैं आप लोग को क्वेश्चन बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गतिज ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन है ये आएगा, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही भी आई है, यानी कि क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बार बार मैं वीडियो में ये क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या है? गतिज ऊर्जा का परिभाषा है वैश्य ऊर्जा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैश्य ऊर्जा जो गति के कारण विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के या के अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक जूल होता है। तो इतना लिख देना है। परिभाषा में क्या लिखना है? वैश्य ऊर्जा जो गति के कारण विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के या के अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसके बाद इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज में लिखना है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u और अंतिम वेग v, तथा उसके बीच की दूरी s हो। तो यहाँ देखिए ये s लिखा है, क्या लिखा है? s। देखिए यहाँ s लिखा है, s हो तो सबसे पहले लिखना है गति के समीकरण से। गति के समीकरण से, तो गति का समीकरण क्या है? 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये गति का समीकरण है। तो 2a s के साथ इधर गुने में है, s को हम यहाँ रखेंगे, बाकी 2a को बराबर के a साइड भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा, यानी कि भागांक। तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे 2a हो जाएगा। इस प्रकार ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। उसके बाद लिखना है कार्य के सूत्र से। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू एस, यानी कि गुने का चिन्ह। लेकिन यहाँ गुना का चिन्ह नहीं दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। तो हमें लेना क्या है? S। तो S को हम बराबर के ए साइड लाएंगे और W को ओ साइड भेज देंगे। तो क्या होगा? W बटे F हो जाएगा। देखिए W बटे F हो गया। ये हो गया मेरा समीकरण 2, ठीक। ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 यहाँ है। देखिए ये हो गया समीकरण 1, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देखते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखें? देखिए समीकरण 1 में देखिए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 ये है, और समीकरण 2 में देखिए एस बराबर डब्ल्यू बटे एफ है। तो यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक ना। ये दोनों खत्म। तो क्या बचा? डब्ल्यू बटे एफ बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 ये। तो यहाँ वही लिखे हैं कि डब्ल्यू बटे एफ बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 ये। अब क्या करेंगे? W को यहाँ अकेले रहने देंगे, F को इस साइड भेज देंगे। जब ये F यहाँ किसे है? भागा में। देखिए यहाँ बट्टे में है, ये F जो है, यहाँ जो F है ये भागा में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा? गुना में। तो यहाँ गुना का चिन्ह दिए, पॉइंट दे दिए हैं, F गुने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 ये। अब W बराबर F का मान लिखें। F का मान क्या होता है? यानी कि F गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? F बराबर m e। गति का द्वितीय नियम आप लोग पढ़े होंगे पिछले अध्याय में। F बराबर क्या होता है? m e, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिख देना है, चूंकि F बराबर क्या होता है? m e। F बराबर m e होता है। अब देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ 2a में भी यहाँ a है। ये वाला ये और ये वाला ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? m बचा, ठीक। m बचा और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे 2 बचा, ठीक ना। उसके बाद यदि u हम 0 ले लें, ये u जो है इसको हम 0 ले लें। u 0 हमेशा होता है क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है। मान लिया जाए कोई गाड़ी है, ठीक ना। यहाँ कोई गाड़ी है तो ये
जीरो के स्पीड से यहाँ स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट होगा तब जीरो का स्पीड रहेगा, जब ये आगे बढ़ेगा तब स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो u बराबर क्या ले लिए, जीरो, यानी कि u बराबर हमेशा जीरो होता है, इसलिए यहाँ जीरो ले लिए। तो u बराबर जीरो, तो जब हम जीरो का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा जीरो, लेकिन जीरो को लिखते नहीं, इसलिए यहाँ एम भी स्क्वायर माइनस जीरो बटे दो, फिर यहाँ एम भी स्क्वायर बटे दो लिखे, ठीक है, एम भी स्क्वायर बटे दो। अब यहाँ क्या करें, डब्ल्यू बराबर एक बटे दो एम भी स्क्वायर लिखें, क्यों लिखें, देखिए यहाँ एम भी स्क्वायर बटे दो है, यानी कि भी जो है वो आधा है, ठीक है। तो आधा है, मान लिया जाए आपको हम बोल दिए कि 10 का आधा कीजिए, 10 का आधा कीजिए तो 10 बटे दो करेंगे, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 10 गुना 1 बटे दो, ये भी तो होगा ना, ये भी होगा और 10 बटे ये भी होगा और 10 बटे दो भी होगा, ये दोनों तरीका जो है वो सेम है, दोनों जो है वो सेम है, इसीलिए हम यहाँ क्या किए, 1 बटे दो एम भी स्क्वायर लिख दिए, डब्ल्यू बराबर 1 बटे दो एम भी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ ई के लिखे, ई के क्या है, गतिज ऊर्जा, ई के क्या है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1 बटे दो एम भी स्क्वायर लिखे, देखिए 1 बटे दो एम भी स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि कार्य और ऊर्जा बराबर होता है, और डब्ल्यू क्या है, कार्य, और ई के क्या है, ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा बराबर होता है, देखिए यहाँ किनारे में लिखे हैं, और यहाँ ई के बराबर 1 बटे दो एम भी स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग नीचे में प्रूव्ड, ठीक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप लोग देख लीजिए। मुझे आशा है कि ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें, तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करने बोल रहा है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करने बोल रहा है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। यहाँ आवृत्ति और आवर्तकाल का परिभाषा लिखने बोल रहा है सबसे पहले। तो आवृत्ति का परिभाषा क्या होता है, किसी तरंग में एक सेकंड में उत्पन्न विक्षोभों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू किसको कहते हैं, भी, और इस प्रकार जब इसको काट देते हैं यानी कि यहाँ गोल घुमाते हैं तो इसको न्यू कहते हैं। न्यू तथा छोटा एन, कौन से अक्षर, छोटा एन अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो हर्ज है। क्या है, हर्ज है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ज है। तो ये रहा इसका पूरा परिभाषा, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। और आवृत्ति बराबर क्या होता है, ये हो गया मेरा क्या, आवृत्ति हो गया, ये आवृत्ति हो गया, ठीक है। और आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 मिनट में बताता हूं। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, न्यू या फिर छोटा एन। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे टी, यानी कि बड़ा टी, यानी कि 1 बटे आवर्तकाल। टी किसको कहते हैं, आवर्तकाल को कहते हैं, ठीक है। ये है सूत्र, ठीक है, 1 बटे टी, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का परिभाषा है, किसी तरंग में एक संपूर्ण विक्षोभ में लिया गया समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो आवर्तकाल का जो एसआई मात्रक होता है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक वो क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक ना, सेकंड होता है उसका एसआई मात्रक। और इसको कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, आवर्तकाल को टी अक्षर द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। और आवर्तकाल बराबर क्या होता है, यानी कि टी बराबर क्या होता है, 1 बटे आवृत्ति, यानी कि 1 बटे न्यू, ये है इसका सूत्र, आवर्तकाल का सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन जो मैं क्या बोल रहा है कि इसके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने बोल रहा है, तो किसके बीच में संबंध स्थापित करने बोल रहा है वो पहले देख लेते हैं। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच में, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग ना, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और वेग के बीच यह संबंध स्थापित करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ये शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक ना। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ये होता है वेग बराबर। अब यहाँ दूरी कौन है,
दूरी है यहाँ कौन, तरंगधैर्य, और तरंगधैर्य को कौन से अक्षर दिखाते हैं, लैम्डा अक्षर। तो यहाँ दूरी हो गया तरंगधैर्य और समय कौन हो गया, ये आवर्तकाल, ये हो गया टी यानी कि समय, ये हो गया। यानी कि वेग बराबर क्या होगा, लैम्डा यानी कि तरंगधैर्य बटे टी। अब क्या हम इसको 1/t, क्या हम इसको वेग बराबर लैम्डा बटे टी आया, ठीक ना, तो क्या हम इसको लैम्डा गुने 1/t लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अंक है, ठीक ना, मान लिया जाए 5/7 एक अंक है, मैं समझा देता आप लोग को, 5/7 ये कोई संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है। अब हम इसको क्या, इसको हम नहीं लिख सकेंगे 5 गुने 1/7 लिख सकेंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो वही मान आएगा। तो सेम इसी प्रकार यहां भी किए, लैम्डा गुने 1/t लिख दिए, ठीक है, तो लैम्डा गुने 1/t लिख दिए। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, चूंकि न्यू बराबर क्या होता है, 1/t। अभी अभी तुरंत मैंने बताया न्यू बराबर 1/t होता है, यानी कि 1/t आवर्तकाल। तो यहाँ आवर्तकाल दिया तो इसके बदले हम न्यू को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ लैम्डा गुने न्यू हो जाएगा, और यहाँ वेग तो लिखने भूल ही गए, यहाँ वेग बराबर, वेग बराबर, ये वेग बराबर, ठीक है, वेग बराबर, तो ये लैम्डा गुना न्यू हो जाएगा, आगे चल के ये लैम्डा न्यू हो जाएगा, ठीक, लैम्डा न्यू। यानी कि वेग बराबर क्या आया, वेग को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, तो भी अक्षर द्वारा, यानी कि वेग बराबर क्या आया, लैम्डा इंटू न्यू, ये हो गया न्यू। तो ये हो गया उसके बीच संबंध, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जितना भी हम बताएं सॉल्यूशन सबको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। और अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक के कोई 3 उपाय लिखें, ठीक ना। इसमें 2 क्वेश्चन है 17 नंबर में। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग के सामने स्क्रीन में है, देख लीजिए। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। जल चक्र का यहाँ व्याख्या करने बोल रहा है, आरेख चित्र बनाते हुए, ठीक ना, आरेख चित्र बनाते हुए यहाँ व्याख्या करने बोल रहा है। तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। यहाँ अंतर स्पष्ट करने बोल रहा है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, स्क्रीन में देख लीजिए। क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका आंसर जो है, आंतरिक ऊर्जा क्या है और इसके 2 प्रकार क्या है, इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन में देख लीजिए। और आगे एक क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। अभी भी मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा बराबर कितना, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा को ई के अक्षर दिखाते हैं, इसका सूत्र होता है ई के बराबर 1/2 mv², ये इसका सूत्र होता है, ठीक ना, mv²। तो यहाँ m कौन है, ये 15 केजी क्या है, m, यानी कि m किसको कहते हैं, m कहते हैं द्रव्यमान को, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, m किसको कहते हैं, द्रव्यमान, m द्रव्यमान को कहते हैं, और v वेग को कहते हैं, ठीक ना, v वेग को कहते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान कितना दिया गया है, m बराबर 15 केजी दिया गया है, और v कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकंड
तो इसमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, ई के बराबर 1/2 mv²। तो ये क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके आगे वाला ये आएगा, गारंटी के साथ ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणे m कितना है, m अभी मैंने बताया 15 kg और v 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार 1/2 गुणे 15 गुणे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 तो कितना होगा 16, तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 16 लिख दिए। अब मैं इसको एक बार मिटाता हूँ, कितना आया था 1/2 15 गुने 16 ये आया था, ठीक। अब 2 से 16 को काटते हैं 8 बार में, कट गया, ये 8 बार में ही कट गया। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ गुने में 15 बचा, फिर गुने इसको काटें 8 बचा, तो ये ऊपर वाला सब गुना हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 8 गुना 15। 1 मिनट, उल्टा गुना कर दिए, पहले 15 गुना होगा, 1 गुना 15 गुना 8। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 15 को गुना करेंगे तो होगा 15, और 15 से 8 को गुना करेंगे, 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, तो 15 8 120, यानी कि 120 जूल जो है बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आया, गतिज ऊर्जा बराबर 120 जूल। और ये क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, जितना भी मैंने हल किया उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, समान मनुष्य के कानों के लिए श्रोतापराश क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो इसका आंसर जो है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोतापराश क्या है। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के कानों की श्रोतापराश क्या है, ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में डबल डबल क्वेश्चन देता है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोतापराश क्या है, और एक किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो सामान्य मरीज को जो श्रोतापराश है कानों की, वो कितना है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ठीक ना, 20,000 हर्ट्ज है समान मनुष्य के कानों की श्रोतापराश। यानी कि आप लोग को लिखना है वहां सेंटेंस के रूप में कि सामान्य मनुष्य की कानों की श्रोतापराश कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो एक लाइन छोड़ के लिखना है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना करें। और दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक एस डी एवं टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करें। सारणीबद्ध करें। तो ये क्वेश्चन जो है पहले मैंने बताया था, ये क्वेश्चन जो है पहले मैंने बताया था और फिर मैंने इस वीडियो में बताया। क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो स्क्रीन में है, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बी की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, हाइड्रोजन के समस्थानिक गैस टी के लिए प्रत्येक में पाई जाने वाली 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो इसका सारणी जो है वो भी स्क्रीन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। मृदा का निर्माण कैसे होती है उसकी प्रक्रिया को यहाँ व्याख्या करने बोल रहे हैं। तो इसका आंसर भी है आप लोग के सामने, देखिए और कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। टॉपिक को समझिए, उतना रटने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपायों को लिखें। संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपायों को लिखें। तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने देख लीजिए।
आप लोग का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जैसे धमनी हो गया, हम बीमार क्यों होते हैं सर, एक जो वीडियो है वो मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज भी मैंने बताया है। तो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। यहाँ व्यंजक लिखने बोल रहा है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल, मान लिया जाइए कि ये वस्तु है, ठीक ना, ये वस्तु है, माचिस का डिब्बा, जो माने आप लोग, ठीक है, उसके विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य का व्यंजक लीजिए। तो कार्य का व्यंजक क्या होगा, तो कार्य का जो व्यंजक होगा हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु में F बल लगता है, मान लिया जाए यहाँ एक वस्तु मैंने भी बनाया था तुरंत, ये वस्तु है, इसमें हम F बल लगाते हैं, कितना बल लगाते हैं F, ये इसमें जो हम बल लगाएंगे वो कितना है F बल है, ठीक, वो F बल है, ठीक, F बल लगता है तथा वह S दूरी तक विस्थापित होता है, और ये आगे से बढ़कर विस्थापन जो होता है, ये वस्तु धकेल के जब हम इसको ले जाएंगे यहाँ तक, तो ये S दूरी, ये पूरा जो दूरी है वो कितना हो जाएगा S दूरी, ठीक ना, S दूरी हो जाएगा, छोटा S। अब तो क्या होगा, जब ये बल F बल लगता है और S दूरी तक विस्थापित होता है तो इसका व्यंजक कैसे बनेगा, तो व्यंजक बनेगा कि कार्य कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, यहाँ पूरा नहीं लिखाएगा इसलिए हम शून्य दे देते, ठीक ना, पॉइंट देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। तो कार्य को कौन से अक्षर द्वारा दिखाते हैं, W, और बल को F, और विस्थापन को छोटा s, तो ये हो गया इसका व्यंजक, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हो गया इसका व्यंजक, ठीक। अगला क्वेश्चन है 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, किलोमीटर पर घंटा के प्रति घंटा जो बोले कि वेग से चल रही है, तो वेग को 60 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ कार्य ज्ञात करने बोल रहा है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार्य है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ कार्य ज्ञात करने बोल रहा है, पहले यहाँ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ कार्य का द्रव्यमान देखना होगा, तो कार्य का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान को छोटा या अक्षर द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, और वेग को V अक्षर और प्रारंभिक वेग को U अक्षर, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया है 1500 kg, और कार का प्रारंभिक वेग कितना है 30 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, और जब 30 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक ना, 30 किलोमीटर पर घंटा है कौन, प्रारंभिक वेग, लेकिन वेग का SI मात्रक क्या होता है, वेग का SI मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, क्या होता है मीटर पर सेकंड, ये इसका SI मात्रक होता है, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर घंटा में दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 30 किलोमीटर है उसको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसलिए 5/18 से गुना करना है। ट्रिक क्या है कि 5/18 से गुना करना है। अब इसको काटते हैं, 6 के पहाड़ा से काटते हैं, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, उस प्रकार 5 और 5 गुना होगा तो हो जाएगा 25/3, आने की 25/3 हुआ, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट में लाएंगे तो कितना होगा, 3×8 = 24.33, यानी कि 8.33 मीटर पर सेकंड हो गया क्या, यू कितना निकला 8.33 मीटर पर सेकंड। उसी तरह हम भी निकालेंगे, भी कितना दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा, इसको 5/18 से जब हम गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, कितना पहाड़ा से काटें 6 के पहाड़ा से, 6 तिया 18, 6 दें 60, इस प्रकार एक बार और कटेगा, नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट गुना करेंगे 50/3 आएगा, कितना 50/3। अब हम इसको क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो 3 × 3 बचा 2, 3 × 6 = 18, 1 मिनट, 3 × 3 बचा 2, 3 × 6 = 18, फिर ये नहीं जाएगा, पॉइंट बिठाए हैं, यानी कि 16.67, 16.67 जो होगा वो कितना निकलेगा, भी क्या निकला 16.67, भी कितना निकला 16.67 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये निकला। तो अभी मैंने यू कितना निकाला 8.33, ठीक ना, यू निकाला 8.33, और भी कितना निकाला 16.67,
67 मीटर पर सेकेंड, 16.67 मीटर पर सेकेंड। यू और भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ गतिज ऊर्जा निकालने बोल रहा है, तो यहाँ देखिए हल दिया गया है, ठीक ना। यहाँ देखिए ये हल दिया गया है, इसीलिए कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पहले ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। गलत, भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रारंभिक बोला, इसीलिए क्या होगा, यू स्क्वायर होगा। उस प्रकार 1/2 एम कितना है 1500 kg, और यू कितना है, यू है अभी मैंने तुरंत निकाला 8.33, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको हल करेंगे 8.33 का स्क्वायर निकालेंगे और 2 से 15 को काटेंगे तो आएगा 750, और जब हम इस दोनों को गुना करेंगे इसका वर्गमूल निकाल के तो कितना आएगा 52041.68 जूल, इतना आएगा। अब ये हो गया क्या, प्रारंभिक वेग, क्या हो गया, सॉरी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गया, यानी कि EK1, ये क्या हुआ EK1। अब हम ज्ञात करेंगे EK2। तो इसी प्रकार कार की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 गुने द्रव्यमान कितना है 1500 गुने अंतिम वेग कितना होगा 16.67 का स्क्वायर। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो 750 होगा। इस प्रकार जब इसका स्क्वायर निकाल के गुना करेंगे तो 2084 16.68 जूल होगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ अतः किया गया कार्य बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में अंतिम गतिज ऊर्जा को घटा देंगे, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को जब घटाएंगे, यानी कि 2084 16.68 में से हम घटा देते हैं 52,041.68। जब हम इसको घटाएंगे 68 और 68, ये तो घटेगा तो शून्य होगा, ठीक ना। 6 में 1 5, 11 में 4 जाएगा तो ये 7, इधर 3, इधर 6, और इधर ये हो जाएगा 10 में 5 5 1, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,56,375 जूल, जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ हल दिया हुआ है 1,56,375 जूल, जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इतना अगर आप हल कर देते हैं तो 5 नंबर फिक्स आपको मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर लिखिए। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर यहाँ लिखने बोल रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है, सबसे पहला में लिखना है आप लोग को, इधर लिखना है अनुप्रस्थ का और इधर लिखना है अनुदैर्ध्य का। अनुप्रस्थ में लिखना है कि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, माध्यम में कणों का विक्षोभ संचरण की दिशा के लंबवत होता है, और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, माध्यम में कणों का विक्षोभ संचरण की दिशा के समांतर होता है, ठीक, ये इधर लिखना है। उसके बाद लिखना है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, जल के सतह में उत्पन्न तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है, ध्वनि तरंग। 2 हो गया। और तीसरा लिखना है अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वो संपीडनशील और विलनार के रूप में चलती है, और अनुप्रस्थ तरंग इन सभी रूप में नहीं चलती है। 3 अंतर हो जाएगा, ये सब आप लोग को लिख देना है। अगला क्वेश्चन है निर्म से संबंधित आवृत्तियों का प्रास क्या है। ये निर्म से संबंधित जो आवृत्तियों का प्रास है, सॉरी निम्न या निम्नलिखित यहाँ लिखने बोला, ठीक ना। निम्नलिखित यहाँ लिखना चाहता था लेकिन निम्न लिखा गया, ठीक ना। पहला है अवसरीय, दूसरा है प्राध्वनि। प्रास पूछा गया है, तो अवसरीय ध्वनि का प्रास कितना होता है, यानी कि श्रोता प्रास कितना होता है, अवसरीय ध्वनि का होता है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से अगर कम रहा, आप लोग को इस प्रकार लिखना है कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम उत्पन्न ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, जिसे अवसरीय ध्वनि कहते हैं। और अवसरीय ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, हाथी, गंडा और वेल। और इधर प्राध्वनि में लिखना है, प्राध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना, 20,000
हर्ट्ज से अधिक होता है प्राथमिक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो प्राथमिक में लिखना है कि मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, जिसे प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक कौन उत्पन्न करता है? डॉल्फिन और चमगादड़, ये याद रखिएगा। डॉल्फिन और चमगादड़, ये पूछ देगा कि कौन सा जंतु प्राथमिक उत्पन्न करते हैं, तो डॉल्फिन और चमगादड़, ये याद रखिएगा, ठीक है। डॉल्फिन और चमगादड़ जो होते हैं प्राथमिक उत्पन्न करते हैं। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट बताया वो आप लोग को अवसरीय ध्वनि और प्रास्तरीय ध्वनि में लिख देना है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड का जो परमाणु का नाभिक मॉडल था वो क्या था? दूसरा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? नील्स बोर उन कमियों को दूर करने का नया मॉडल बताया। करने के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया? तो रदरफोर्ड का जो नाभिक मॉडल क्या था वो आप लोग के सामने है, देख लीजिए स्क्रीन। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी वो भी आप लोग के सामने है, देख लीजिए। और फिर यहाँ एक सेंटेंस में क्वेश्चन है, नील्स बोर उन कमियों को दूर करने के लिए क्या परमाणु के लिए परमाणु का क्या नया मॉडल बताया? तो उन्होंने नया मॉडल बताया कि जो होते हैं परमाणु जिस कक्षा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गति करते हैं उन्हें विविकत कक्षा कहते हैं। वो जब इन कक्षाओं में गति करते हैं तो उससे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये भी आप लोग के सामने देख लीजिए नील्स बोर ने क्या बताया। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। आरेख चित्र बनाते हुए यहाँ व्याख्या करने बोल रहा है, इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, देख लीजिए। तो ये रही आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, सब 5 नंबर के था। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।